हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 5 NCERT। इसका चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कर्क की पतली कट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ का मतलब होता है बेंजीन की तरह ऐसा प्रकोष्ठ, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसे प्रतीत होता है। कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो बच्चे ये लिख लेना, पॉइंट नंबर 1 डालकर ये लिख लेना। सन 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, ठीक ना। सेल यानी कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। आप लोग कभी मधुमक्खी के छत्ता देखना तो एकदम ऐसी संरचना उसमें बनी होगी, एकदम छोटे कमरे की जैसे। मधुमक्खी की छत्ता आप लोग कभी देखिएगा तो एकदम ऐसे ही संरचना उसमें आप लोगों को मिलेगी। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। कोशिका शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है विज्ञान में? तो एककों का वर्गीकरण करने के लिए। सजीव जिससे बने होते हैं उसमें प्याज एक क्रियाकलाप जो है, मतलब कि प्रैक्टिकल क्रियाकलाप के, आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो, चिमटी की सहायता से प्याज की अवतल सतह की ओर यानी भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने तथा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे, एक कांच की स्लाइड लो और इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पटल पेंट ब्रश झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपका सहायता कर सकता है। अब इस प्रकार एक बूंद सेफ्राइन डालो। स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखो जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आए पाए। अपने अध्यापक से सहायता लो। अपने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब इससे पहले कि कम शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। ये रहा आपका सूक्ष्मदर्शी, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र जैसा है? देखिए, यही जो हम चित्र बता रहे थे है, ये देख रहे हैं। ऐसे ऐसे जो बना है, बीच में जो है केंद्रक है, बाकी कोशिकाएं हैं, प्याज की झिल्ली है। अब विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएं। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा विभिन्न प्रकार? देखिए, ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शकलकंद बनाती है, जैसे प्याज।
इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी संरचनाएं जो हम देखते हैं शकलकंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। ठीक ना। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिके भी होते हैं। अवधक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ये पॉइंट 9th में लिख लीजिएगा। अवधक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका, ये लिख लेना है। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। जैसे जैसे इससे पता चलता है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये लिख लीजिएगा अलग पॉइंट बनाकर। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव, ठीक ना, ये बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। देखिए, ये एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिकीय संपूर्ण जीव का निर्माण करता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंग का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कवक यानी फंजाई, पादप और जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुई है। कैसे, आगे देखेंगे। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिका बनाती है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसे ही कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक कोशिकाएं विभाजित होकर, विभाजित मतलब ये एक कोशिका है तो दो कोशिका में टूट जाएगी, ये एक है तो ये दो कोशिका में टूट जाएगी, ये दो कोशिका में टूट जाएगी। ठीक ना। तो विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्णतः पूर्ववर्तित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। देखिए, अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम इसे देखेंगे। ठीक ना। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया। ठीक ना। तो हम लिखेंगे, पहला पॉइंट डालकर लिखेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं कि कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उसने कोशिका को कर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक। ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले
उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जेई जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। ये चौथा पॉइंट हो गया। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन 1838 एवं टी श्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधों तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते। किस सिद्धांत के अनुसार? यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना। वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। कौन सी जीवन की मूलभूत इकाई है? तो कोशिका। विर्चो 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि ये सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हुआ। ये भी आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि विर्चो ने 1855 में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये देखिए चिकनी पेशी कोशिकाएं, ये रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं ये जो है इसको हम लोग ब्लड कहते हैं, यानी खून। ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो नर्व में है। देखिए यहाँ मिट गया है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख लीजिए। ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, अस्थि कोशिकाएं यानी बोन है, वसा कोशिकाएं हैं, मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाएं। कोशिकाओं की आकृति अथवा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकाएं अमीबा, ये अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा को आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इसमें डायग्राम होगा, यहाँ केंद्रक है, तो इसकी आकार बदलते रहती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, जैसे प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सेल्स, इसका आकार जो है हमेशा निश्चित होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है हम आगे देखेंगे। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ से कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन को पचाता है। आमाशय यानी पेट। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है।
वास्तव में प्रत्येक ऐसी कोशिका में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इत्यादि। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वो किस प्रकार है। ये प्रश्न आप लोग बनाइएगा, 2 ठो है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचना संगठन क्या है। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें।